Everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Defense Academy। और सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच कि हमारे चैनल के जो है 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये माइलस्टोन है एक जो हमने अचीव किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो खुशी हमको शेयर करनी चाहिए क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। दूसरा, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर एंट्री के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और देखते हैं फिर एक एक करके जो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि विद विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट। मैं आपको समझाता चलता हूँ कि विद विच दी डज दी पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द जूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट। यानी कि हाई कोर्ट जो होते हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पता है आपको, और इसी तरीके से हाई कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक ही है जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, ये हाईएस्ट कोर्ट होता है, इसको हम एपेक्स कोर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, एपेक्स कोर्ट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सेंटर लेवल के ऊपर काम करता है। इसी तरीके से आपको पता होगा कि मेनली स्टेट लेवल के ऊपर हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं। और हाई कोर्ट्स एक स्टेट के लिए नॉर्मली एक होता है, लेकिन एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, यानी कि दो स्टेट के लिए या फिर एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें जैसे पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ के अंदर सिचुएटेड है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब बात हो रही है इसकी जूरिसडिक्शन की। जूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है? अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो जूरिसडिक्शन की अगर यहाँ पे बात हो रही है और ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जूरिसडिक्शन कितना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा इसको? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कोई भी अगर हाई कोर्ट है तो उसका जूरिसडिक्शन, उसका अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने हाई कोर्ट हैं टोटल इंडिया के अंदर? तो 25 हाई कोर्ट हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंदर मेनली जो होता है ना वो क्या होता है? तो मेनली उसके अंदर मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है। पिछली वीडियो में मैंने गलती से CH3 बोल दिया था, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज़ द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर कौन सा है अंडरटेकिंग के लिए? तो वो है हमारा रेलवे। रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया के अंदर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल। कौन सी ऐसी रॉक है जो मार्बल के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है? तो लाइमस्टोन जो होती है वो मार्बल में ट्रांसफॉर्म होती है। लाइमस्टोन किस में ट्रांसफर होती है? मार्बल में। अब एक बार मैं आपको रॉक्स के बारे में बेसिक बातें बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रॉक्स जो बेसिकली होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहली हमारी यहाँ पे होती है इग्नियस रॉक, दूसरी हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और तीसरी हमारी होती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीन प्रकार की जो इम्पोर्टेंट हैं वो रॉक्स होती हैं, तीन प्रकार की होती है। इग्नियस जो होती है वो हमारी बेसिक होती हैं, जो लावा वगैरह से बनती हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री होती हैं जब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ मिलके एक मतलब वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से कंप्रेस हो जाते हैं, तब वो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। और मेटामॉर्फिक क्या होती है? ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण बनती हैं। जैसे इग्नियस रॉक है, उनके ऊपर हाई प्रेशर पड़ा, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर हुआ। इसमें सेडिमेंट्री से भी बन सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर हुआ, तो ये क्या होती है? मेटामॉर्फिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये तीन तरह की मेनली क्या होती है? रॉक्स होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वो इस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एक बात यहाँ पे आती है कि जो हमारे ऑयल वगैरह निकलता है, नेचुरल ऑयल निकल रहा है या फिर कोई भी कोयला निकल रहा है, ठीक है, कोल निकल रहा है, तो ये कौन सी रॉक से निकलते हैं? तो ये सेडिमेंट्री से निकलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी फॉसिल हमारे फ्यूल होते हैं वो सारे के सारे कौन सी रॉक में पाए जाते हैं? तो वो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंग्लिश मैन वाज फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही बनता है कि व्हेन डिड गांधी जी केम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका टू इंडिया। भारत में कब आए? तो 1915 के अंदर आए थे। 1915 के अंदर गांधी जी आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी को फैलो करने मतलब कौन थे उनके फैलो? तो ये थे पोलाक नाम के पर्सन थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, इन्होंने 1915 के अंदर इंडिया आए, फिर 1917 के अंदर इनका भारत में पहला सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट सत्याग्रह। फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया के अंदर गांधी जी का कब हुआ? 1917 में। कहाँ पे हुआ? चंपारण में हुआ।
चंपारण कहाँ पे पड़ता है, कौन सी स्टेट में है, बिहार के अंदर है, ये बात ध्यान रखनी है। किसके लिए हुआ था, नील की खेती पर जो कर लगा रखा था अंग्रेजों ने, उसके लिए हुआ था। कौन बुलाने आया था गांधी जी को, राजकुमार नाम का एक किसान बुलाने आया था, नील की खेती करता था ये, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखनी है ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच नंबर द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन सैंपल इज डिटरमाइंड। गैसोलीन कुछ नहीं होता, फ्यूल को ही हम कहते हैं, ठीक है। तो गैसोलीन जो फ्यूल होता है उसकी जो क्वालिटी है वो किससे डिसाइड होती है। देखो कोई भी फ्यूल होता है, मेनली गैसोलीन की अगर हम बात करें, तो उस फ्यूल की अगर हमको क्वालिटी पता लगानी है, कैसी क्वालिटी है, तो वो हम ऑक्टेन नंबर से डिसाइड करते हैं। अब आप कहोगे ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ये एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एक टर्म जो यूज की जाती है किसके अंदर, फ्यूल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेन नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्टेन नंबर बोल देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू बाइट ऑफ ए मैड डॉग। हाँ, बीच में मुझे याद आ गया, क्लास के बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक अपने साथी का मैसेज आया था कि आपको पीडीएफ इसकी चाहिए है, तो वो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पीडीएफ प्रोवाइड करने में। मैं आप टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बना देता हूं, चैनल का नाम सेम रहेगा, प्राउड डिफेंस एकेडमी। तो वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्राउड डिफेंस एकेडमी आप सर्च करें, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय विच वायरस। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पागल कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो आपको एक रोग हो जाएगा, रोग का नाम होता है रेबीज, यानी कि रेबीज नाम की डिजीज हो जाएगी। इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, क्योंकि जब रेबीज नाम की डिजीज होती है तो उसके अंदर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब हाइड्रोफोबिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो फोबिया जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब वहाँ पे फियर की बात हो रही है। हाइड्रो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो फियर ऑफ वाटर जो होता है उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और ये रेबीज के अंदर होता है। और रेबीज एक क्या होता है, वायरस होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है वो रेबीज वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का, उसे कौन अपॉइंट करता है, तो उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति। ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब ये पूछ लिया जाता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर। तो इन तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर यहाँ पे बात हो रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनका टेन्योर पूछ लिया जाता है। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका टेन्योर कितने साल का होता है, इनका टेन्योर 6 साल का होता है, या फिर 65 साल। या तो 65 साल की एज हो जाए या फिर 6 साल उनका जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो जाए, तो ये होता है। और अगर पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 324। ये आर्टिकल होता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग का। और सीईसी का मतलब होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। इसके अलावा आप डेफिनेटली आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, मैं एक्सपेक्ट करूँगा। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इतना काम करना है कि आपको आर्मी डे कब होता है ये बताना है, आर्मी के इस टाइम पे हमारे कमांडर कौन है यानी कि चीफ कौन है ये बताना है। उसके अलावा नेवी डे बताना है, नेवी चीफ कौन है ये बताना है। और एयरफोर्स डे कब होता है और एयरफोर्स चीफ कौन है ये बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो गूगल करके बताओ, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो आर्मी नेवी एयरफोर्स डे और आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ विद रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है मैंने आपको बताया इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती क्यों है, वो बनती हैं एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण। क्या बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हु सेड आई देयर फॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस वेरी नाइट बिफोर डान इफ इट कैन बी हैड। ये एक स्टेटमेंट है कि मैं अभी फ्रीडम को चाहता हूँ इमीडिएटली, इसी रात को अगर मिल जाए सुबह से पहले। डान आपको पता है कि सुबह को हम कहते हैं, ठीक है।
एक मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देता हूँ, कई बार पूछ लिया जाता है कि डान का एंटोनियम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो डस्क बनेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डान सुबह को हम बोलते हैं, ये DAWN, डस्क हम शाम को बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपका हो गया, क्या पता एग्जाम में आ जाए, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि सुबह से पहले अगर मिल जाए तो वो बढ़िया। ये जो स्टेटमेंट दी थी ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। गांधीयन इरा भी से हम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स जो होते हैं वो सेम वैल्यू हो जाती है उनकी। देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम वैल्यू जिनकी हो जाती है वो होती है -40 डिग्री के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लो सीधे का सीधा कि -40 डिग्री के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम हो जाते हैं। हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ़ारेनहाइट में कितना होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद विच इज़ द टेनिस कोर्ट ओथ एसोसिएटेड। टेनिस कोर्ट ओथ है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन सी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अगर रूसी क्रांति पूछी जाए, अगर रशियन रिवोल्यूशन पूछा जाए, रूसी क्रांति पूछी जाए तो कब आएगी, 1917 में। ठीक है, तो ये क्रांति आपको पता होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। एक 3 वर्ड आते हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, यानी कि फ्रीडम हो गया हमारा, इक्वालिटी हो गया, और जो ब्रदरहुड है, वे 3 जो वर्ड हैं वो किस क्रांति से लिए गए हैं, किस रिवोल्यूशन से लिए गए हैं, तो वो फ्रेंच रिवोल्यूशन उसका आंसर आएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि 3 वर्ड हैं, एक तो स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वालिटी, और भ्रातृत्व यानी कि जो ब्रदरहुड है एक तरीके से। ये जो वर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे और वैसे भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, यानी कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टैक्स दैट टेक्स अवे हायर प्रोपोर्शन ऑफ वन एस इनकम एज द इनकम राइजेज। देखो नाम से पता चल रहा है जैसे जैसे इनकम राइज होएगी वैसे वैसे टैक्स राइज करेगा। तो ये कौन सा टैक्स होगा, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ही यही होता है कि जैसे जैसे इनकम राइज करेगी वैसे वैसे टैक्स राइज करेगा। तो इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, प्रोग्रेसिव टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ दी सरगासो सी लोकेटेड। सरगासो सी कहाँ पर है, तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर। कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। अब आप कहोगे कि ये सरगासो सी क्या होता है, सरगासो सी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये सरगासो जो नाम पड़ा है ना, ये एक सीवीड होती है। सीवीड मतलब मैं आपको बता दूं कि समुद्री शैवाल है, एक तरीके की घास है अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो। और ये पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे सभी तरह की जो जलवायु हैं, यानी कि जो एक तरीके से हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एयर वगैरह होती हैं तो वो सारी वहाँ पर जो मिलती हैं। तो इस कारण वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की जो है शैवाल बनती है, सीवीड बनती है स्पेशल टाइप की, जो सरगासो है, और इसीलिए इसे सरगासो सी बोला जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर पाया जाता है। और ये जो सरगासो सी है इसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है, इसके चारों तरफ भी क्या है, ओशन है, समुंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हु मेरिटेड दैट क्रिप्स मिशन। किसने ये बात कही थी कि जो हमारा क्रिप्स मिशन है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ये बताओ भाई आप, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ये जो स्टेटमेंट है ये कही गई थी, किसके द्वारा कही गई ये वाली स्टेटमेंट, कि हमारा जो क्या है यहाँ पर क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन जो है वो क्या है, एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये बात कही थी गांधी जी ने, आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिप्स मिशन जो था वो क्या चीज़ थी और किस बारे में था और कब की बात है ये। तो ये बात है मार्च 1942 की बात है क्रिप्स मिशन की। मैं आपको बता दूं अंग्रेज़ों का एक प्रस्ताव था ये, ठीक है, अंग्रेज़ों का एक प्रपोजल था। क्या प्रपोजल था कि आप हमारी सहायता कर दो, किसके अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1914 से 1918 तक चला है, 1914 से 1918 तक। और सेकेंड हमारा 1939 से 1945 तक चला है। ये बातें आपको पता होंगी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो उसके अंदर अंग्रेज़ ऑब्वियसली वहाँ पे हार रहे थे।
इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें डर था, तो वे कह रहे थे कि इंडियन अगर सपोर्ट कर देते हैं तो वहाँ पे गांधी जी के साथ वो प्रस्ताव लेके जाते हैं कि आप हमारी इस युद्ध के अंदर मदद कर दीजिए, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर हम अपने जो आपका देश है उसको आज़ाद कर देंगे। तो ये यही बात थी जब गांधी जी ने कहा था कि ये क्या है, ये क्या है, एक तरीके का एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि जब आप जीत जाएंगे तो पोस्ट डेटेड चेक है क्रैशिंग बैंक का। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। मेरे हिसाब से आपको इसका बेसिक आइडिया अब लग गया होगा। और जो क्वेश्चन देखो अब यहाँ से कितने सारे बन गए। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 के अंदर। किन्होंने प्रपोजल दिया था? अंग्रेजों ने प्रपोजल दिया था। किस लिए दिया था? वर्ल्ड वॉर के लिए दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वहाँ पे बात हो रही थी, महात्मा गांधी ने ये बातें कही थी। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कनेक्ट करके हमारे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन फॉर एपिलेप्सी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लाइकेन। देखो एपिलेप्सी क्या होती है? एक नर्व डिजीज होती है। क्या होती है? नर्व डिजीज। नर्व डिजीज का क्या मतलब होता है? एक तरीके की दिमागी बीमारी होती है, ठीक है। और इसके लिए ना एक लाइकेन से दवाई ली जाती है, मेडिसिन ली जाती है, और उस लाइकेन का क्या नाम है? परमेलिया। तो परमेलिया नाम की एक लाइकन होती है जिससे मेडिसिन बनाई जाती है एपिलेप्सी की। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप टू हाउ मच एज कैन द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन। तो यूपीएससी, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारा आईएएस का एग्ज़ाम लेती है, उसके अलावा सीडीएस का एग्ज़ाम लेती है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जो संविधान के हिसाब से बनी है, जिसको मेंशन किया गया है संविधान के अंदर, ये आर्टिकल 315 में आती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो एसएससी, एसएससी भी एग्जाम लेती है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये बाद में डिजाइन की गई थी। यूपीएससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएससी का आर्टिकल मैंने बता दिया। यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे उनकी जो एज होगी मैक्सिमम वो 65 ईयर होगी। मेनली ज़्यादातर चीज़ों के अंदर जो एज है वो 65 ईयर मैक्सिमम है। हमारी जो सरकारी चीज़ें होती हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक। तो ग्लास री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के ग्लास का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है क्वार्ट्ज ग्लास का, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास का प्रयोग किया जाता है ग्लास री इन्फोर्स्ड प्लास्टिक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज द ग्रेटेस्ट नॉन ओशियन डेप्थ, यानी कि सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। पैसिफिक ओशियन हिंदी के अंदर जिसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मारियाना ट्रेंच। कौन सी? मारियाना ट्रेंच, मारियाना गर्त, मारियाना खाई, आपने सुना होगा। मारियाना ट्रेंच जो है वो क्या है? हमारी सबसे गहरी है अर्थ के ऊपर, जो डीपेस्ट जगह जो है वो मारियाना ट्रेंच है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। और यही है सबसे गहरी जो जगह है, मारियाना ट्रेंच है। सबसे ऊंची जो जगह है वो माउंट एवरेस्ट, आपको पता ही है। तो ये प्रशांत महासागर में है, यानी कि पैसिफिक ओशियन के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट दी सत्याग्रह इन इंडिया। सत्याग्रह सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 1917 में किया था, चंपारण में किया था। मैंने आपको बताया नील की खेती जो करते थे उनके ऊपर जो कर लगाया गया था उसके विरोध में किया था। चंपारण है कहाँ पर? बिहार में है चंपारण। ये बात भी आपको पता होगी। कौन बुलाने आया था गांधी जी को? तो राजकुमार नाम का एक क्या था, किसान था, वो बुलाने आए थे गांधी जी को कि वहाँ पे चलो। और फिर उन्होंने सत्याग्रह, पहला जो सत्याग्रह इंडिया के अंदर किया वो चंपारण में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्रीज ऑरेंज रिवोल्यूशन। ऑरेंज जो रिवोल्यूशन है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो जो यूक्रेन के अंदर है, 2004-5 के अराउंड हुआ था। ये क्या था कि वहाँ पे जब कोई सरकार बनी थी तो एक तरीके से वो हुए थे वहाँ पे, बहुत सारे क्या हुए थे, आंदोलन हुए थे, ठीक है। उन्हीं के लिए एक ऑरेंज रिवोल्यूशन था। वैसे जो मेनली जो होते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको पता होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको हम कहते हैं, वो उसके अंदर क्या था कि फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें उसके लिए था, क्रॉप्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन जो थे, ठीक है, उनको क्या माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आप बता देना, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इजी पढ़ा देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप 2 बार देख लें, आपकी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है। तो नॉर्मन बोरलॉग इंटरनेशनल लेवल पे थे। नेशनल लेवल के ऊपर एम एस स्वामीनाथन थे ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। एक फिर हमारा क्या आता है, वाइट रिवोल्यूशन भी आता है, आपको पता होना चाहिए। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है। इसके कौन है फादर? इसके हैं वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन।
और ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये मिल्क से रिलेटेड है मैंने बताया, और जो हमारा जो अमूल है जो कि गुजरात के अंदर सिचुएटेड है, इसके फाउंडर भी वर्गीस कुरियन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच फील्ड वाज पंडित भीमसेन जोशी। तो पंडित भीमसेन जोशी म्यूजिक हैं, क्लासिकल सिंगर, ठीक है, क्लासिकल सिंगर हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट्स, ठीक है, थ्रू थ्रू द लीव्स। तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, सॉरी ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और इसके अंदर अबाउट 99% ऑफ वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी। पॉपुलस मीन्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सो दैट इज टोक्यो। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक अबाउट ओलंपिक यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। इस बार ओलंपिक के अंदर हमारे टोटल कितने मेडल आए हैं, 7 मेडल आए, एक हमारा गोल्ड आया, 2 हमारे सिल्वर आए, 4 हमारे ब्रॉन्ज आए। एक हमारा जो गोल्ड आया वो नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा आर्मी के अंदर है, आर्मी में उनकी रैंक क्या है, सूबेदार की उनकी रैंक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर इनका आया है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच रूलर वाज द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सो ग्रीक्स जो आए थे उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था मिलिट्री गवर्नशिप को, ग्रीक्स ने पहली बार किया था। वैसे सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन आए थे, तो पोर्तुगीज़ आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे 1498 यानी कि 1498, आपको पता है वास्को डी गामा आए थे, ठीक है, और गए सबसे लास्ट में थे 1961 गोवा से। तो सबसे पहले आने वाले सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, पोर्तुगीज़ पुर्तगाली थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे छोटा ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, तो यूएसए का है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो लेंथीएस्ट अगर पूछा जाए तो इंडिया का है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अनरिटन अगर पूछा जाए यानी कि अलिखित संविधान लिखा ही नहीं गया तो वो किसका है, यूके का है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when temperature is gradually decreased what is the specific heat of a substance। तो specific heat भी decrease करती है जब temperature gradually decrease करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the mean of invisible export। सो एक्सपोर्ट सर्विस से रिलेटेड ये चीज़ें होती है। हाँ, मैं स्पेसिफिक हीट से मुझे कुछ बात याद आ गई, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। मान लो हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपनी वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं, आप सभी को पता होगा, क्योंकि डिस्टेंस की हमारी मीटर होगी और टाइम की हमारी सेकंड होगी। वेलोसिटी की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि रिलेटिव वेलोसिटी की यूनिट बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी की यूनिट बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो कुछ भी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरे की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि v2 के रिस्पेक्ट में v1 वेलोसिटी निकालो, तो ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो रिलेटिव कोई भी चीज़ हो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक रेशियो होता है, सिंपल सा, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, तो नीदरलैंड है। अब हाल ही में न्यूज़ के अंदर है कोसोवो, कोसोवो नाम की जो कंट्री है वो न्यूज़ के अंदर है, ठीक है, हाल ही में। कोसोवो को हम कंट्री मानते नहीं हैं, इंडिया एक कंट्री नहीं मानता है, ठीक है। तो ये जो कोसोवो नाम की कंट्री है जिसे हम कंट्री वास्तव के अंदर नहीं मानते, ये अब कह रही है इंडिया को कि हमें कंट्री मानो, ठीक है। और ब्रिक्स के अंदर जितनी भी कंट्री हैं, ब्रिक्स के अंदर जितनी भी कंट्री हैं वो इसे कोसोवो को कंट्री नहीं मानती हैं। तो इसका मुद्दा चल रहा है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि कोसोवो की करेंसी बताओ, कोसोवो के अंदर कौन सी करेंसी यूज़ होती है, तो कोसोवो के अंदर यूरो यूज़ होती है, और ये यूरोपियन यानी कि यूरोप के अंदर है, तो यूरोप का पार्ट है कोसोवो जो कंट्री है, जिसे इंडिया ऑफिशियली कंट्री नहीं मानता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्त तुकाराम। भक्त तुकाराम एक भक्त थे, संत थे, वो कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन, जो हिंदी मीडियम से है दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस दैट व्हाट इज कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी समकालीन। लाइक फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल द लॉर्ड रामा, ठीक है, एंड रावण, दे वर कंटेम्परेरी।
वी कैन नॉट से दैट राम वाज कंटेम्परेरी टू कंस, नहीं, ठीक है। तो लॉर्ड राम एंड रावण कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मीन्स एट दी दिस दैट पीरियड के अंदर जो थे वहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम कंटेम्परेरी बोलेंगे। तो भक्त तुकाराम जो थे वो कंटेम्परेरी थे किस मुगल एम्परर के, तो जहांगीर जो था उसके कंटेम्परेरी थे कौन, भक्त तुकाराम। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। और जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप ज्वाइन कर लेना। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।